नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आंच किचन तक पहुंचने लगी है। पहले गैस की किल्लत और अब जंग के कारण खाने के तेल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर तक की तेजी आ गई है। वहीं सोने चांदी कीमतों में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। क्या है कारण, कैसे हैं हालात, कहां तक जा सकती हैं कीमतें, इन सब पर हम बातचीत करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही कार्तिक बुलियन के डायरेक्टर्स दीपक सोनी हमारे साथ हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और मेरे शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एडिबल ऑयल की, क्योंकि कच्चे तेल की तेजी हो या फिर शिपिंग डिस्ट्रप्शन से क्यों ना हो, ये ऐसे फैक्टर्स है जिसने एडिबल ऑयल प्राइसेस पर एक इम्पैक्ट डाला है। और ये इम्पैक्ट इसलिए भी ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट्स जो है वो लगभग 60% हम इंपोर्ट से पूरा करते हैं। तो ऐसे में अगर ग्लोबली कोई भी सप्लाई शॉक होता है, कोई भी लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शन होता है, तो जो हमारे प्राइसेस हैं वो इन सब मैटर्स को लेकर काफी वल्नरेबल है। डॉक्टर बीवी मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है बाजार की, वो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या फिर फर्दर इंक्रीज होने की आशंका है तो ये कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ये फर्दर एक्सपैंड करता हुआ दिखाई देगा। तो पहले तो जानना चाहेंगे क्या इम्पैक्ट फिलहाल देखने को मिल रहा है। देखिए, जहां तक का सप्लाई चेन की सवाल है, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट इनफ ऑयल इज अवेलेबल इन द कंट्री, तो सप्लाई चेन का प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम आ रहा है इंपोर्टेड ऑयल में है, दो रीजन है। एक तो सनफ्लावर जो हम रसिया से इंपोर्ट करते थे, रसिया है तो यूक्रेन, वो बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड रेड सी की वजह से वो सप्लाई बंद नहीं हुआ है, मगर इसका वाया कैप ऑफ गुड्स तो एक फ्रेट बढ़ गया है। बाकी ओवरऑल जो बड़े क्रूड के भाव 105 106 जो हुआ है, उसके सारे फ्रेट एंड इंश्योर कॉस्ट बढ़ गई है। चाहे इट्स नॉट ऑन एडिबल ऑयल, कोई भी कमोडिटी है, सब में ऐसी इंपैक्ट आ रही है। इसके लिए थोड़ा प्राइस में फर्क पड़ा है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि होलसेल मार्केट में 7 से 8% एडिबल ऑयल के भाव बढ़े हैं, पर मेनली जो इंपोर्टेड ऑयल है, जैसे पाम है या तो सनफ्लावर है या तो सोया है। मगर जहां तक आप ग्राउंडनट देखेंगे, जहां तक आप मस्टर्ड देखेंगे, मस्टर्ड तो प्राइस नीचे गिरी है। ग्राउंडनट की तो वही प्राइस है जो 1 महीने की पहले थी, आज वही प्राइस है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। मस्टर्ड 3000 रुपया नीचे गिरा है, क्योंकि जो अभी मस्टर्ड का क्रॉप की जो अंदाज लगा जा रहा है, कोई 115 से 120 लाख के एक अंदाज है, काफी है। और अभी क्रसिंग पिकअप हो जाएगी अगला 15 दिन में, तो और आप प्रेशर आएगा तो लोकल प्राइस जो प्राइस है उस पर प्रेशर आएगा, प्राइस थोड़ा दब के रहेगी, ऐसा अनुमान है। अच्छा मिस्टर मेहता, अगर पाम, सोया या फिर सनफ्लावर ऑयल की बात करें, जैसे आपने कहा कि 7-8% भाव बढ़े हैं जो इंपोर्ट हम करते हैं, अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट या फ्रेट कॉस्ट को देखें तो वहां पर कितना इजाफा फिलहाल देखने को मिल रहा है? नहीं, आई डेंट गेट यू। आप जो आप कहना चाहता है कि 6 से 8% जो आज जो बढ़ोतरी हुई है, बेसिकली कॉस्ट, फ्रेट एंड डॉलर ऑल्सो, लेट अस नॉट फॉरगेट फॉरेक्स, डॉलर भी जो 92 पे पहुंच गया है, तो तीनों फैक्टर मिला के हुआ है। अगर युद्ध फ्रेट कॉस्ट की बात करें बंद तो हो वहां पे जाएगी, कितना इजाफा देखने को मिल रहा है मिस्टर मेहता? इजाफा का मतलब क्या करते हैं आप? कितना इंक्रीज हुई है, कॉस्टिंग कितनी बढ़ी है वही में इंपोर्ट जो करने की, जो फ्रेट कॉस्ट है? बेसिकली जो कॉस्ट बढ़ी है, 3 रीजन के है: फ्रेट, लॉन्गर ड्यूरेशन वॉयज टाइम एंड थर्ड फॉरेक्स। ये 3 वजह से कॉस्ट बढ़ी है। अगर कल वॉर बंद हो जाएगा तो आई एम श्योर द प्राइस विल कम बैक टू द नॉर्मल। कुछ और एक प्लस पॉइंट ये है ओके, कुछ फ्रेट डिलेज भी देखने को मिल रहे हैं क्या? अगर पाम और सोया की बात करें खास तौर से, कुछ डिलेज भी है क्या फिलहाल? नहीं, पाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाम कम से कम थाईलैंड, अपना इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोयाबीन आज जो आ रहा है वो आ रहा है आपका अर्जेंटीना, ब्राजील, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है सनफ्लावर में है, और सनफ्लावर के भाव ऊपर है अभी, जो काफी ऊपर है, पहले से ऊपर है, ऐसा नहीं है। और आप देखें जो सनफ्लावर ऑयल में बढ़ोतरी नहीं हुई 1 महीने में, क्यों ऑलरेडी एक $1425 के करीब था, तो वहां ही $5-10 आगे पीछे हो रहा है। जो बढ़ोतरी के पाम एंड सोया में हुई है, बेसिकली फ्रेट एंड द एक्सचेंज फॉरेक्स, दैट्स अ मेजर रीजन। या
अच्छा, अगर हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें, क्योंकि ब्लैक सी सप्लाईज पर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है सनफ्लावर की, तो यहाँ पर किस तरीके के हालात फिलहाल हैं? कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है? कुछ फ्रेट डिलेज भी हैं क्या? ओवरऑल प्राइस प्रेशर कितना देखने को मिल रहा है? और जैसे आपने कहा, अभी तो कुछ राहत दिख नहीं रही है। अगर ये पूरा मैटर या ये वेस्ट एशिया की सिचुएशन और एस्केलेट होती है, तो क्या एडिबल ऑयल के प्राइसेस और फर्दर पुश हो सकते हैं? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर फ्रेट डिलेज या फिर फ्रेट कॉस्ट की ही टेंशन नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेशंस या आशंका तो ये भी है कि फिर चाहे वो लेमिनेट की कॉस्ट हो या कोल की कॉस्ट हो या कंज्यूमर प्राइसेस हो, सब पर इसका असर देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए, सनफ्लावर की वजह से कॉस्ट बढ़ी है, देयर नो डाउट है, पर इंडियन कंज्यूमर इज सो सेंसिटिव, दे स्विच आउट ऑफ द अदर oil very quickly. In particular, Horeca segment, hotel, restaurant, canteen, where they are using sunflower, they switch to other oil like sunflower oil to palm oil or soybean oil. स्विच ओवर हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि भाई सनफ्लावर मतलब सनफ्लावर है। हाँ, हाउस कंजम्पशन में जो एफोर्ड कर सकते हैं दे विल कंटिन्यू टू बाय द सनफ्लावर ऑयल, पर जो एफोर्ड नहीं करता, या तो जो जैसे होरेका सेगमेंट है, वहां स्विच ओवर होने वाला ही है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। प्राइस वाटर विल टेक ओन लेवल, उसमें कोई फर्क नहीं है। आज सनफ्लावर अगर कम भी आया तो सोया ज्यादा आएगा, पाम ज्यादा आएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए मिस्टर मेहता, बीच में रिपोर्ट्स थी कि कुछ बाइंग भी ज्यादा हो रही है कंज्यूमर्स की तरफ से, पैनिक बाइंग जैसे ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं। क्या ये सही खबर है? डिमांड में क्या सर्च देखने को मिला है रिसेंटली? नहीं, कोई पैनिक बाइंग नहीं है। सप्लाई चेन वेरी कंफर्टेबल है। Okay. कोई पैनिक बाइंग नहीं है। इट इज, आई डोंट फाइंड एनीवन सेइंग कि भाई तेल नहीं मिल रहा है। तेल जितना चाहे इतने मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वी आर सी 60% वी आर गेटिंग द पाम ऑयल, अबाउट 25% द सोया, बाकी 15% ही सनफ्लावर में प्रॉब्लम है। वो भी आ रहा है पर महंगा आ रहा है। तो सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं। महंगा थोड़ा हुआ है 6-8% बिकॉज ऑफ द वॉर, इज अनएविटेबल। अच्छा, जो प्राइसेस अभी बढ़े हैं अब तक, जो भी बढ़े हैं, फिर चाहे वो पाम, सनफ्लावर, सोया, या फिर एक एवरेज जो आपने बताया कि इतना सर्च देखने को मिला है अभी, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए, थोड़ा प्राइसेस और फर्दर ऊपर जा सकते हैं? देखिए, वॉर कितना चल रहा है उस पर आधार है। अभी तो वॉर उम्मीद करते थे कि भाई हफ्ते 10 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा। आज 20 दिन हो गया वॉर है, और अभी कितना चल रहा है उस पर आधार रखता है। और दूसरा फॉरेक्स का भी देखना पड़ेगा, क्रूड का भी, ब्रेंट क्रूड का क्या प्राइस वो भी देखना पड़ेगा। इज नॉट अ वन फैक्टर। आपको फ्रेट इज ए मेजर कंपोनेंट इन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, अगर उसमें कितनी फर्क पड़ा वो भी देखना पड़ेगा। मगर वॉर का जो नोबडी कैन प्रेडिक्ट टुडे कि वॉर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, क्या 15 दिन लगेगा, क्या 1 महीना लगेगा। मगर वॉर लंबा चलेगा तो थोड़ा प्राइस में फर्क पड़ेगा ही। तो नॉट ओनली एडिबल ऑयल, सारे कमोडिटी में फर्क पड़ेगा। आज मेरा ऑयल मिल है, ऑयल मिल का एक्सपोर्ट जो मिडिल ईस्ट में, जो कम से कम इंडिया 40 से 50 लाख टन एक्सपोर्ट करता है, 20% गोस टू मिडिल ईस्ट। तो अभी मिडिल ईस्ट के वजह से एक्सपोर्ट नहीं मेरा हो रहा है ऑयल मिल का। 15% एक्सपोर्ट में यूरोप में है ऑयल मिल का, वो भी तकलीफ में है। तो दोनों तरफ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि वॉर से जो एक कोलेटरल डैमेज है अपने लिए। तो हम वॉर में नहीं है, मगर कोलेटरल डैमेज तो हो रहा है। अच्छा, जो हमारे हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर यूजुअली जब प्राइसेस सर्च होते हैं तो कंज्यूमर्स ऑल्टरनेट पर स्विच करते हैं। अगर मस्टर्ड, ग्राउंडनट, इनकी अवेलेबिलिटी या ओवरऑल सप्लाईज देखें तो किस तरीके की हैं, कैसी अवेलेबिलिटी रह सकती है, और किस तरीके की ओवरऑल आंकड़े सप्लाई वाइज या डिमांड वाइज दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? देखिए, जहां तक मस्टर्ड का, कि रबी में आपको मस्टर्ड का क्रॉप मिलता है, और ये साल मस्टर्ड का क्रॉप काफी अच्छा है, 115 से 120 लाख टन के करीब है, और प्राइस भी इतनी अच्छी है, एबोव द एमएसपी है। तो उसकी वजह से किसान भी ज्यादा से ज्यादा माल मार्केट में लाएगा, क्रसिंग भी होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर होगा, अगर मस्टर्ड का ज्यादा क्रसिंग हुआ तो डेफिनेटली दैट विल चेकमेट द इंपोर्टेड ऑयल प्राइसेस हियर, क्योंकि आज मस्टर्ड पूरे नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में यूज हो रहा है, कंज्यूमर यूज कर रहा है, और क्रॉप अच्छा है। तो मेरे ख्याल से साहब वहां तक अगर बाकी जो ऑयल है, राइसमान ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, वो तो राउंड सीड आपको मिलता ही रहने वाला है। ग्राउंडनट का ऐसा अच्छे क्रॉप है तो ग्राउंडनट भी मिलता है। आप देखो ग्राउंडनट की प्राइस बढ़ी नहीं है, चाहे, क्योंकि ग्राउंडनट इज टोटली लोकल ही है।
मस्टर्ड टोटल लोकल ही है, तो उसमें प्राइस की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बढ़ोतरी कहाँ हुई? जो इंपोर्टेड तेल है उसमें बढ़ोतरी हुई, बिकॉज ऑफ द करेक्ट, फ्रेट, बिकॉज ऑफ द टैक्स बिल्कुल। एंड अदर। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर मेहता, अपने व्यूज आपने रखे और समझाया कि क्या हालात हैं और क्यों भाव में तेजी देखने को मिली है या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हर पर्सपेक्टिव से आपने राय दी, शुक्रिया आपका। हमारे साथ मिस्टर दीपक सोनी भी मौजूद हैं, कार्तिक बुलियन के डायरेक्टर हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले तो सोने पर आपकी एक राय लेना चाहेंगे। प्राइसेस हालांकि अगर रिसेंटली देखें तो हम काफी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तेल के, बिल्कुल क्लियर कोरिलेशन है। हायर ऑयल प्राइसेस का मतलब हायर इन्फ्लेशन, और हायर इन्फ्लेशन के माहौल में जो सेंट्रल बैंकर्स जो मोटिवेटेड थे कि रेट कट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं, और जो एक्सपेक्टेशन सबसे 6 महीने पहले थी रेट कट के, वो डिम हुई है डेफिनेटली, जो कि गोल्ड प्राइसेस को अंडर चेक रख सकती हैं। आप कैसे देखते हैं करंट सिचुएशन को, प्राइस मूवमेंट को, क्या व्यू है आपका? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि वॉर जो है वो मार्केट के लिए कभी भी फेवरेबल है नहीं, और ये जो ऑयल सप्लाइंग है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, जिसके कारण जो गोल्ड के ऊपर बेट लगने चाहिए वो अब क्रूड के ऊपर लग रहे हैं। गोल्ड ऑलरेडी काफी हाई हो चुका था, और इस लेवल के ऊपर आके जो एग्रेसिव बाइंग सेंट्रल बैंक से देखने के लिए मिल रही थी, वो एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, और ईटीएफ की बाइंग्स भी स्लो हुई है। मेरा ये मानना है कि गोल्ड एक कंसोलिडेट फेज में जाएगा। इसका जो बुल रन है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक ये वॉर सिचुएशंस है, ये वॉर कंटिन्यू रहता है, तब तक हम सोने के ऊपर एक दबाव जरूर देख रहे हैं। और जैसे ही वॉर एंड होगा, इसके बाद ये अपनी नई दिशा तय करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी जब तक वॉर कंटिन्यू है, मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और इसको हम बॉटम आउट होता हुआ ही अभी देखेंगे। इसमें चला गया क्या? आप देख कमोडिटी 360 डिग्री, कार्तिक बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रतिफिन मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन है, और मेरे साथ शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। लेकिन दीपक जी, आपसे बातचीत हो रही थी ब्रेक में जाने से पहले, सिल्वर के भाव को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम एक अच्छी करेक्शन देख चुके हैं गोल्ड के मुकाबले। प्लस इंपॉर्टेंट ये है जानना कि इस समय जो बाइंग है दोनों ही कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कितना इम्पैक्ट हुई है? दीपाली जी, सिल्वर की अगर बात करें तो देखिए, सिल्वर का जो नेचर रहा है, ये टर्मिनल पे इसी तरीके से बिहेव करती है। हम जो फ्लक्चुएशंस जो हम गोल्ड में देखते हैं, सिल्वर में उसके मुकाबले ज्यादा रहता है। सिल्वर और गोल्ड दोनों में ऐसा नहीं हो सकता है कि गोल्ड तेज हो और सिल्वर डाउनफॉल की तरफ जाए। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जो कंसोलिडेशन फेज हमें गोल्ड में देखने के लिए मिल रहा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सिल्वर में भी हम कंसोलिडेटेड स्टेज के आसपास ही है। 2,25,000 के आसपास जो है सिल्वर, अगर उससे नीचे जाता है तभी हम मंदी की ओर समझ में आएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि सिल्वर में हमें और बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो देखिए, अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है। अक्षय तृतीया जैसे ही आएगा, उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों की जब डिमांड बढ़ेगी, तब तक वॉर अगर खत्म हो जाता है तो हम वापस प्राइस को ऊपर की ओर जाते हुए देखें। ओके, चलिए शुक्रिया सर अपने व्यूज देने के लिए और बताने के लिए डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यूज हैं आपके। हमारे साथ मनोज कुमार जैन बने हुए हैं और साथ ही राकेश खन्ना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की तरफ करते हैं फोकस। मनोज जी नमस्कार, बताएं पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स।
दीपाली जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है और कीमतें निचले स्तरों से बार बार सपोर्ट लेकर यहाँ पे ऊपर की ओर आती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से यहाँ टेंशन है तो उसका सपोर्ट यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों को मिला हुआ है। हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 8,500 के स्तर के ऊपर है, यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। कच्चे तेल का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है मार्च का, वहां पे डिप्स में 8,650 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 8,470 का रखना है, टारगेट ऊपर में 9,000 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फेड पॉलिसी मीटिंग के चलते गोल्ड और सिल्वर में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन सिल्वर में हम देख रहे हैं कि $78 की जो स्तर है वो सिल्वर वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो शाम के सत्र में अगर यहाँ पे सिल्वर में भी डिप्स आते हैं तो जो सिल्वर मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है 2,55,500 के स्तर मिले तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी 2,51,000 के स्टॉप लॉस से। टारगेट यहाँ पे 2,64,000 तक के रखिएगा सर। ओके, तो ये रही रहा है आपके लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। राकेश, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? नमस्ते मैम, पहले तो नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड सिल्वर में आपने जो की पॉइंट हाईलाइट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और आज फेड की मीट भी है, आज से जो चालू हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज है और एक बहुत बड़ा मूव देखने मिलने वाला है। अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इसमें बुल रन ही है। मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, पहले मैं जाऊंगा क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल यहाँ से भी अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, ब्रेकआउट होने का आसार है इस पे। ऊपर में जैसे 9,050 इसका बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर से 9,500 लेवल का देख सकते हो। डॉलर टर्म में भी अगर आप देखोगे $95 के नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर में $98 निकलता है WTI में, तो $102 का टारगेट लग रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है क्रूड में। बेस मेटल फ्रंट में मैं कॉपर पे जाना चाहूंगा। कॉपर में एज कम्पेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर आप देखोगे कॉपर में काफी अच्छी गिरावट देखी गई है, तो ये सेल ऑन बाउंस में जाऊंगा। ऊपर में 1192 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये ऊपर मिलता है 1185-86 तक तो एक बाउंस पे इसको अच्छा सेल कर सकते हैं। नहीं तो 1187 भी मिलता है तो इसे सेल कीजिए। नीचे भी 1170 तोड़ता है तो इसमें 1140 का टारगेट आने वाले समय में देख सकते हैं। अच्छा मनोज जी, आपकी राय क्या है पूरे ही बेस मेटल पैक में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हमने सॉफ्टनेस देखी है पिछले कुछ सेशंस में, लेकिन कहीं अपॉर्चुनिटी ऑन डिप्स, खासतौर से कॉपर की तो बात राकेश ने की, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें तो यहाँ क्या स्टांस है आपका? एल्यूमिनियम में यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स के चलते हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल रहा है और कीमतें हालांकि 355 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ऊपरी स्तर 350 के आसपास जब भी एल्यूमिनियम आता है तो लॉन्ग में मुनाफा वसूली करते रहें। एक रेंज यहाँ पे 338 से 352 का एल्यूमिनियम में बना हुआ है। वही जिंक में हमने ब्रेकडाउन देखा आज कीमतों में 320 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, आज कीमतें उसके नीचे फिसलती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि यहाँ पे 320 क्लोजिंग बेसिस पर अहम सपोर्ट रहेगा। अगर कीमतें इस सपोर्ट लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर लेती है तो फिर से एक बार 326 327 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर 320 के नीचे हम क्लोज करते हैं तो वहां पे 316 तक के स्तर भी आते हुए नजर आएंगे, तो इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। ओके, अच्छा एग्री बाजार की तरफ रुख करें तो राकेश, आपका स्पाइसेस के पैक पर क्या व्यू है, खासतौर से कोरिएंडर और कमन्स? मैडम, कोरिएंडर में अभी थोड़ा अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा फ्लैट ही लग रहा है, बट उसके मुकाबले अगर कंपैरेटिवली मुझे जीरा थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से अगर जीरा ऊपर में 22,000 ब्रेक करता है तो अपसाइड में 22,600 और 23,000 लेवल का भी टारगेट देखा जा सकता है। नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,000 का है, तो इसमें बाय ऑन डिप्स में मैं जा सकता हूँ मैं। ओके, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रह सकती है। अच्छा, क्विकली एक राय ले लेते हैं मनोज जी की भी। मनोज जी, कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर आपकी राय क्या है? कॉटन सीड ऑयल केक हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रांगली जो है पॉजिटिव बना हुआ था और ऊपरी स्तरों पर हमने 3,500 तक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को जाते हुए देखा था। हालांकि वहां पे कॉटन की कीमतों में रिकवरी आने से कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 3,400 के स्तर पर आता है तो फिर वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 3,400 के स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को 3,355 के स्टॉप लॉस से। तो टारगेट 3,500 तक के फिर से एक बार ओके,
तो ये राय रही आपके लिए कॉटन सीड ऑयल के एक पर 3437 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए शो को समेटने का वक्त हुआ इसी के साथ। शुक्रिया मनोज जी और राकेश आप दोनों का शो में आने के लिए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।